जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव और मेरे साथ देखिए आज भ्रष्टाचार निवारण जो है एक यूनियन चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे स्वयं इनका पूरा परिचय और इनका काम जानने की कोशिश करते हैं। तो श्रीमान जी, अपना परिचय दीजिए पूरा। लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। जी, तो ये जो आप भ्रष्टाचार निवारण आपका यूनियन है, ये किस प्रकार काम करता है? ये भ्रष्टाचार निवारण परिषद जो है, इसमें सूचना का अधिकार जागरूकता मंच भी है, जनहित गारंटी कानून जागरूकता मंच है। हम लोग सूचना के तहत सूचना मांगकर सरकारी कार्य और सरकारी धन में पारदर्शिता लाने का काम करते हैं। कोई अधिकारी का पता लगता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके खिलाफ जो है हम लोग सूचना का अधिकार के तहत पहले सूचना मांगते हैं। उसके बाद जो सूचना मिलती है उसके खिलाफ हम लोग जो है लिखते हैं। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रार्थना पत्र दिया जाता, एप्लीकेशन दिया जाता है कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कृपया इनकी जांच कराई जाए। तो इस तरह से होता है। हमारा तो मूल उद्देश्य है भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना, और इसका विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश और देश के लिए भ्रष्टाचार अभिशाप है। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जैसे तहसील में लेखपाल से लेके एसडीएम तक, थाने में चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब तक इन लोगों पे लगाम नहीं होगा तब तक जो है प्रदेश और देश में सुधार नहीं होगा। इसी के साथ जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये अपने विकास निधि का पैसा किसके स्कूल में दिए, मामा के स्कूल में दिए कि मौसी के स्कूल में दिए, कि साले की स्कूल में दिए, कि बहनोई की स्कूल में दिए, और वो स्कूल कब बना और कितने कमरे पर मान्यता मिली, ये भी जांच होनी चाहिए। तब जाके पारदर्शिता। इसी तरह एमपी हैं, वो अपने निधि का कहाँ कहाँ प्रयोग किए, इनकी जांच होनी चाहिए। कारण है कि जब ये लोग जनता के सेवक हैं तो इनके पास अपार धन कैसे आ जाता है। ये लोग जो है जनता के जो सेवक हैं, ये इतनी जल्दी कैसे 4-4, 5-5 फार्चूनर, जो महंगी गाड़ियों में गिनती होती है इनकी, कि ये 32 से 40 लाख रुपए की एक एक गाड़ी मिलती है। इस समय 50 से 55 चल रहा है। इस समय 50 से 55 चल रहा, तो ये कैसे ये लोग 4-4, 5-5 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और जिनके नाम लिए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनकी क्षमता है उस गाड़ी को खरीदने के लिए कि नहीं है। तो ये बेनामी संपत्ति से ये लोग बचे रहे हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई इनके ऊपर भी जांच करनी चाहिए, तब प्रदेश और देश से जो है भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और तब जनता का और प्रदेश और देश का विकास होगा। इस पे सरकार काम नहीं कर रही। चंद लोगों पे जरूर नकेल कसें, हम उसका स्वागत करते हैं कि कुछ लोगों पे नकेल कसी गई है, जो चंद लोग हैं, 4-6 लोग हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। आप ये बताइए, जो व्यक्ति कहता है कि हम जनता के नौकर हैं, नौकर बड़े कमरे में और आलीशान कमरे में बैठा रहता है, बड़ी कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके 4-6 अधिकारी कर्मचारी उसके अगल बगल रहते हैं, उसका 4th क्लास एम्प्लाई गेट पे रहता है, और जो मालिक है जाके गिड़गिड़ाता है, तब भी उनका 4th क्लास एम्प्लाई जो होता है, चाहे उसको अटेंडेंट कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, वो अंदर घुसने नहीं देता है। और बहुत हाथ पैर जोड़ेगा तब उसको अंदर घुसने देंगे कि साहब से मिलवा दे रहे हैं भाई, अच्छा जाओ। तो साहब के पास जब जाएगा, अपनी समस्या कहेगा हाथ जोड़ के, तो साहब भी कहेंगे कि ठीक है, जाओ घर पहुंचो, आपका काम हो जाएगा। वो घर पहुंचता है तो जिससे झंझट होती है, जिस व्यक्ति से झंझट होती, चाहे पट्टीदार हो या गांव का हो, तब वो जो है 2-4 लाठी मार देता है। उसके बाद कहता है फिर जाओ, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। फिर वो 4-6 दिन के बाद फिर रोता गाता जब पहुंचता है, तो फिर कहते हैं अरे अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ, चलो अच्छा जाओ घर पहुंचो, तब होता है। तो कभी भी कोई अधिकारी गांव में जाके नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या है, हम आपकी समस्या को समाप्त करने के लिए आए हैं, कोई समस्या हो तो बताइए। न एसडीएम जाता है, न नायब तहसीलदार जाता है, न तहसीलदार जाता है, और न लेखपाल जल्दी गांव में जाता है। लेखपाल की तो हालत है कि हर गांव में जो है, जो सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, उनकी भी देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को उकसा कर उनको जमीन को कब्जा करवा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है। अगर इस तरह का न होता तो देवरिया का कांड न होता, सुल्तानपुर में एक कांड हुआ ये न होता, फतेहपुर में कांड हुआ ये न होता, कानपुर में इस तरह के जघन्य अपराध हुए, घटना हुई, ये न होता। तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए
कि सबसे ज़्यादा जो अगर कोई दिक्कत है तो ये भ्रष्टाचार के कारण है। भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के लिए अभिशाप है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सबसे पहले ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएं और दल विहीन नेताओं का, यानी कि दल न देख के नेताओं की जांच कराया जाए। सभी नेताओं की जांच होनी चाहिए और सभी अधिकारियों के, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, जितने भी अधिकारी हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और जब संपत्ति की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश गरीब नहीं है, देश में गरीबी लाई जा रही। कुछ लोग भ्रष्टाचार करके अरबों रुपया जो है लूट के रख रहे हैं और कुछ वो भी गरीबों का हक, विकास निधि का पैसा जा रहा है। और भ्रष्टाचार सीधे जो है किसी काम के, जनून काम के लिए, जो सही काम है उसके लिए भी पैसा मांगा जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? और ये राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य में तो राम, कोई एक साधारण सा धोबी ने ताना मार दिया था तो उन्होंने जनता में अपना विश्वास जीतने के लिए सीता जी का परित्याग कर दिए। तो ये सरकार को, जब सरकार से इतना निवेदन हो रहा तो सरकार क्यों नहीं इस पर विशेष ध्यान देती है? उस पर ध्यान नहीं दे रही। इसी तरह सरकार से शायद तमाम दलों के नेता और तमाम जनता भी निवेदन कर रही कि ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो अगर इतनी जनता चिल्ला रही है और राम राज्य की कल्पना किया जा रहा है तो ये जो है ईवीएम हटा के एक बार पूरे देश में चुनाव करा लेना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई जिम्मेदारी नहीं। जिले जिले में अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये कौन बताएगा? और दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश। या तो गुंडे जेल में है या तो प्रदेश से बाहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लिखा पढ़ी में हर जिले में टॉप 10 अपराधी घोषित हैं। तो टॉप 10 अपराधी अगर घोषित हैं तो हर जिले में 10 अपराधी हैं, टॉप 10 के अपराधी। तो आप बताइए, 75 जिले हैं, 750 अपराधी तो अभी भी बचे हुए हैं। उन पर कब बुलडोजर चलेगा? कब उनकी संपत्ति जब्त होगी? कब उन्हें जेल भेजा जाएगा? उस पर तो कार्य हो ही नहीं रहा है। चंद लोगों, 2-4 लोगों का जो उन्होंने सफाया किया उसका हम स्वागत करते हैं और होना भी चाहिए। जितने अपराधी हैं कोई बचने न पावे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और उन्हें दंड दिलाया जाए। जब ये होगा तब राम राज्य की कल्पना की जा सकती, तब राम राज्य जो है साकार होगा। नहीं तो ये कभी नहीं होगा। अगर जाति देखकर, दल देखकर गुंडागर्दी या अपराध समाप्त करने की बात सोचेंगे तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। कि जो भी सरकारें आएंगी वो अपने जाति बिरादरी को या धर्म वाले लोगों को बचाने का काम करेंगी। तो इससे जो है न अपराध कम होगा, न गुंडा और बदमाश जो है समाप्त होंगे। तो इसलिए ये सब, यानी जात विहीन और दल विहीन अपराध को समाप्त करना है तो सबके ऊपर निष्पक्ष जांच कराकर अपराधियों की संपत्ति जब्त करें, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाएं, उन्हें जेल भेजें। अगर बुलडोजर नहीं चलाते हैं तो उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर गरीबों को बसाने का काम करें। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो स्कूल या कोई अस्पताल खुलवाने का काम करें। तब जो है जनता में अच्छा संदेश जाएगा और तब प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये जनता के आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन देश में लाकर देश में खुशहाली लाऊंगा। लेकिन उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं चले और न उस पर जवाब देते हैं 135 करोड़ जनता को कि हाँ हमने यहां तक ये काम किया। ये कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, अभिभावक हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके फरार हो गए और हमारे प्रधानमंत्री जी सोते रहे। यानी हम लोग तो
आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए कि हमारा चौकीदार चैतन्य चौकीदार होगा, जागरूक चौकीदार होगा, सजग चौकीदार होगा। लेकिन ये कैसे चौकीदार निकले कि इनके रहते हुए लाखों हजार करोड़ रुपया कैसे लेके ये लोग भाग गए, ये सोचने का विषय है। हम लोग बहुत उम्मीद करके इनको जिताए थे, इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए थे। यही मोदी जी कहा करते थे, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तब कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं। उसी तरह से हवाई अड्डे किसके हैं, वहां के कर्मचारी किसके हैं, तब कैसे ये लूट के जो है विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके बाहर चले गए। और आपके प्रधानमंत्री काल में कैसे सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गई, ये सोचने का विषय है। अभी अभी हाल ही में एक घटना घटी, बहुत ही अफसोसजनक हुई। हम इसकी निंदा भी करते हैं कि कुछ लोग हजारों करोड़ रुपया लगा के हाईटेक संसद बनाया गया, प्रधानमंत्री जी बहुत इसकी तारीफ किए, और उसमें कुछ छात्र जो है टीयर गैस लेके घुस गए, और वो छात्र बेरोजगारी से परेशान होके भगत सिंह को पढ़े, बार बार पढ़े, एक दो बार नहीं, मुझको लगता कि 10-20 बार जरूर उनके जीवनी के बारे में पढ़े, उनके विचारों के बारे में पढ़े, और उनके साहस और धैर्य के बारे में पढ़े। तब जाकर उन लोगों ने निर्णय लिया कि ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कोई उपाय सोचा जाए। तब उन लोगों ने सोचा कि लोकसभा के अंदर जाके इन लोगों की बात चूंकि प्रधानमंत्री सुनाया जाए, चूंकि प्रधानमंत्री जी कहीं आम जगह पे नहीं मिलेंगे, कुछ लोग बाहर मिलेंगे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये ईवीएम से हटाने के लिए, ईवीएम मुद्दे से हटाने के लिए एक प्रोपोगेंडा सरकार की तरफ से किया गया है, ऐसा चर्चा है। देखिए, चर्चा कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो बहुत गलत। देखिए, वो बच्चे अपनी बेरोजगारी की समस्या कहने गए थे कि बीटेक एमटेक करके, एमए एमएससी पीएचडी करके, डीलिट करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, डी फार्मा बी फार्मा करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बीएड करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अपनी समस्या को, जनता की और समस्याओं को लेकर वो गए थे कि प्रधानमंत्री जी को हम अपनी समस्या कहें। चूंकि प्रधानमंत्री जी साधारण जगह मिल नहीं पाते, कहीं मिलते नहीं है, तो सदन में वो लोग इसीलिए गए थे कि हम अपनी बात को किसी तरह पहुंचाए, उनके आंखों और कान को खोलने का काम करें। वो लोग भगत सिंह जी को खूब पढ़ा और उनकी आत्मा को अपने में आत्मसात करते हुए हिम्मत जुटाया, साहस जुटाया, धैर्य जुटाया, तब जाके वहां वो पहुंचे और अपनी बात को जो है कहने का साहस किए। हाँ, वो बच्चे कहिए कि टीयर गैस ही लेके गए थे, कहीं जहरीली गैस नहीं लेके गए कि तमाम लोग जो है आहत होते, तमाम लोग जो है मूर्छित हो जाते, या मृत्यु भी हो सकती थी, कुछ लोग घबरा के मर जाते। लेकिन कहिए वो सब नहीं लेके गए, घातक नहीं लेके गए, घातक पदार्थ नहीं लेके गए, टीयर गैस ही लेके गए, लेकिन आंख कान खोलने का काम किया। तो वो देश की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए सदन में गए थे और छात्रों नौजवानों की समस्याओं को ले जाकर बुलंद करने के लिए गए थे, वो किसी अन्य नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गए थे। तो इसलिए सरकार को चेतना चाहिए कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको ध्यान देते हुए पहले बेरोजगारी की समस्या समाप्त करें। बेरोजगारी की समस्या अगर समाप्त होगी तो देश में थोड़ा अमन चैन बढ़ेगा। हम तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देश से पहले भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, बेरोजगारी समाप्त करिए और भ्रष्टाचार समाप्त करिए, तब देश का विकास होगा। तब जो है रामराज की कल्पना की जा सकती है, रामराज साकार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ठीक भैया, कोई सवाल?